गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। इम्प्रेस्ड स्टाम्प का क्या मतलब है, आज के हमारे वीडियो का यही टाइटल है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 2 की उपधारा 13 में इम्प्रेस्ड स्टाम्प के बारे में बताया गया है। इसको असंजक स्टाम्प भी कहते हैं और इसको छपित स्टाम्प भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 11 जो यूज ऑफ एडिसिव स्टाम्प के बारे में बताती है उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो एडिसिव स्टाम्प हैं उसको रद्द करना भी आवश्यक है, जो धारा 12 में बताया गया है। और यदि आप उसको रद्द नहीं करते हैं, रद्द करने से मतलब है कि उसको या तो आधे दस्तखत टिकट पे आधे दस्तखत नीचे आए, या नोटरी वकील साहब आधी सील टिकट पर और आधी सील नीचे लगाएं ताकि उसका दोबारा यूज ना हो सके। और यदि इस प्रकार से रद्दीकरण नहीं किया जाएगा तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 62 में इसमें दंड का भी प्रावधान है, जो 100 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक भी हो सकता है। लेकिन हमारे वीडियो का जो टाइटल है उसमें जो छपित स्टाम्प के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले मैं आपको बुक में से सर उसकी परिभाषा बता देता हूं। मैं उसके बाद आपके लिए ई बुक भी मैंने आसान शब्दों में तैयार करके रखी है। जो बुक में परिभाषा दी गई है काफी आसान और छोटी परिभाषा दी गई है कि धारा जो 2 की उपधारा 13 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की छपित स्टाम्प भी इसको कहा जाता है। इम्प्रेस स्टाम्प को छपित स्टाम्प भी कहा जाता है और असंजक स्टाम्प भी इसको कहा जाता है। इसमें जो परिभाषा में बताया गया है कि छपित स्टाम्प के अंतर्गत निम्नलिखित हैं। नंबर का उचित अधिकारी द्वारा लगाए गए और छापित लेबल। नंबर खा स्टाम्पित कागज पर सद्भूत और उत्कीर्ण स्टाम्प। ओनली फॉर ये डेफिनेशन इसकी दी गई है और अंग्रेजी में इसमें बताया गया इम्प्रेस्ड स्टाम्प इंक्लूड्स ए लेबल्स अफिक्स्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, और बी ए स्टाम्प इम्पोज्ड और इंग्रेव्ड ऑयल स्टाम्प्ड पेपर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो छपित स्टाम्प होते हैं वो एक साधारण शब्दों में सर मैं आपको बता दूं समझने के लिए कि जब ये ऑनलाइन स्टाम्प गवर्नमेंट के द्वारा चालू नहीं किए गए थे, उससे पहले जो ऑफलाइन स्टाम्प दिए जाते थे वो गवर्नमेंट के द्वारा छाप कर दिए जाते थे। वो रंगीन कलर में वो स्टाम्प पेपर A4 साइज पर वो छप कर आते थे, और जो स्टाम्प वेंडर जिनको स्टाम्प विक्रय करने का लाइसेंस दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उनको वो दिए जाते थे और वहां से वो उसको सेल करते थे। ये ऑफ थे, इसी पर एफिडेविट और इसी पर एग्रीमेंट किए जाते थे। 2014 से मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जो है कि MPIGR पोर्टल लागू किया गया, जहां से ऑनलाइन स्टाम्प दिए जाने लगे। और इसी प्रकार से ऑल इंडिया में भी जो है कि लगभग सभी जगह वर्तमान में ऑनलाइन पोर्टल ई स्टाम्प का चालू कर दिया गया है। 2014 में जो स्टाम्प दिए जाते थे वो ऑनलाइन दिए जाने लगे, तो ऑनलाइन ही वो स्टाम्प प्रिंट होकर निकलता था और छप के निकलता था। जो पहले गवर्नमेंट के द्वारा ऑफलाइन दिया जाता था उसको इस प्रकार से ऑनलाइन ऑनलाइन कर दिया गया। उसके बाद संपदा 2.0 लाया गया, जो लगभग अभी 2022-23 में उसको लागू किया गया, और इसके द्वारा उसमें काफी अमेंडमेंट किए गए और आधार कार्ड, E KYC, OTP आदि के जरिए ऑनलाइन स्टाम्प निकाला जाता है। ई साइन होते हैं उसमें, मतलब हाथ से साइन होने का काम उसमें खत्म हो गया, मतलब थंब से ई साइन होंगे या आइरिस से ई साइन होंगे और वो स्टाम्प निकाल कर दिया जाता है। उस पर उनके फोटो भी लगे होते हैं दोनों पक्षकारों के। जो आधार कार्ड में जो पूरा नाम पता लिखा होता है वो ऑनलाइन उसमें प्रिंट होकर निकलता है। तो ये सभी इम्प्रेस्ड स्टाम्प के अंतर्गत आएगा। इसकी सरल और आसान परिभाषा मैंने ई बुक के अंदर तैयार करके रखी है, जिसमें से मैं आपको आगे की सारी जानकारी प्रदान करता हूँ। उसके बाद हम यूज ऑफ स्टाम्प्स धारा 35 स्टाम्प अधिनियम को भी सर हम देखेंगे, और सर्वोच्च न्यायालय की एक साइटेशन भी है जिस पर भी हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए सर, जो मैंने सरल भाषा में आपके लिए ई स्टाम्प की डेफिनेशन तैयार की है वो मैं ई बुक के अंदर से आपको प्रदान करता हूँ। वैसे तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया और आपकी समझ में भी आ चुका है कि जो छपित स्टाम्प होते हैं, जो जिसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंट करके छाप कर दिया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन ई स्टाम्प हो गया, ऑफलाइन पहले जो चलते थे, ये सब इम्प्रेस्ड स्टाम्प के अंतर्गत आते हैं। और एडिसिव स्टाम्प सर, यूज ऑफ एडिसिव स्टाम्प वो 5 जगहें बताई गई हैं जहाँ इनका उपयोग किया जा सकता है। एडिसिव का मतलब होता है चिपका कर लगाने वाले, जिसको हम गोंद से चिपका कर लगाना कहते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको उदाहरण के बतौर से बता दूं कि ये कोर्ट फीस स्टाम्प टिकट मेरे पास में है, ये इस पे लिखा हुआ है 10 रुपए का स्टाम्प है और ये कोर्ट फीस इस पे लिखा हुआ है।
ये आप देख रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे गोंद लगा हुआ है। तो इस गोंद से जब इसको कागज पर चिपकाया जाता है तो इसे एडीसी टिकट कहा जाता है। एडीसी टिकट मतलब गोंद से चिपकाने वाला भी इसको कह सकते हैं। नोटरी वकील साहब को जो नोटराइल टिकट दिया जाता है वो भी एडीसी टिकट के अंतर्गत ही आता है। ये लगभग 9 प्रकार के एडीसी टिकट होते हैं। इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है। अब मैं सर आपको जो इम्प्रेस स्टाम है उसकी जो डेफिनेशन है, जो सरल शब्दों में मैंने तैयार किया, आइए उसके बारे में जानकारी देता हूँ। ई बुक है सर हमारी, और इसको मैंने अध्याय वाइज में भी बांटा है। जो अध्याय भी मैं आपको बता देता हूँ। अध्याय 1 में परिचय, अध्याय 2 में स्टाम्प की कानूनी परिभाषा और प्रकार, अध्याय 3 में नोटिस दस्तावेजों पर एडीसी स्टाम्प का प्रयोग, अध्याय 4 में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के निर्णय, 5 में व्यवहारिक मार्गदर्शन, 6 में सारांश, और डिस्क्लेमर भी है सर इसमें। डिस्क्लेमर में आपको बता दूं सर, प्रस्तावना भी है इसमें। डिस्क्लेमर का मतलब ये है सर कि ये एक पीडीएफ है और ये आपके व्यक्तिगत यूज के लिए। इसको आप कहीं भी न्यायालय में या किसी भी सरकारी गैर अशासकीय शासकीय संस्था में पेश नहीं कर सकते। ये एक पीडीएफ मात्र है जो विभिन्न कानूनों का संग्रह है एक जगह, जिससे संभव है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। सेक्शन 2/13 इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 इम्प्रेस्ड स्टाम्प इंक्लूड्स लेबल्स अफिक्स्ड and impressed by the proper officer and stamps embossed or engraved of on stamped paper। सरल अर्थों में ऐसे स्टाम्प जो सीधे कागज पर छापे या मुद्रित किए जाते हैं उन्हें स्टाम्प पेपर भी कहा जाता है, और उन्हें इम्प्रेस्ड स्टाम्प भी कहा जाता है। जैसे कि ऑफलाइन स्टाम्प का जो मैंने आपको उदाहरण देके बताया, और वर्तमान में जो ई स्टाम्प भी निकाले जाते हैं ये भी छाप के ही निकाले जाते हैं, जो ऑनलाइन छप के ही निकलते हैं वो। तो ऐसे स्टाम्प जो सीधे कागज पर छापे, प्रिंटेड या इम्पोज्ड किए जाते हैं उन्हें स्टाम्प पेपर कहते हैं या इम्प्रेस स्टाम्प कहते हैं। उदाहरण के तौर पे स्टाम्प पेपर जैसे 500 रुपए का स्टाम्प पेपर जिस पर एग्रीमेंट या एफिडेविट लिखा जाता है। वैसे सामान्यतः एफिडेविट अभी 50 रुपए पर लिखा जा रहा है, लेकिन 30 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश में एक विधेयक पेश किया गया है जिसमें 50 रुपए के स्टाम्प को 200 रुपए कर दिया गया, 500 रुपए के एग्रीमेंट को 5,000 रुपए कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ अभी विधेयक है, ये पारित नहीं हुआ है। अभी ये राज्यपाल महोदय की अनुमति के लिए जाएगा। उसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल महोदय इस पर अनुमति देंगे। उसके बाद ये कानून बनेगा और उसके बाद फिर ये गजट में प्रकाशित होगा और उसमें लागू होने की तिथि भी लिखी जाएगी। और जब तक ये प्रोसेस नहीं होती है तो मात्र अभी विधेयक ही है। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। तो इसमें जो सर 500 रुपए का स्टाम्प पेपर जिस पर एग्रीमेंट लिखा जाता है, ये जो मैंने आपको बताया है। और दूसरा ई स्टाम्प आजकल डिजिटल माध्यम से मिलने वाला इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प भी है जो मैंने आपको बताया। संपदा 2.0 पोर्टल मध्य प्रदेश में चालू किया गया है। वहाँ पे 50 रुपए से लेके सभी स्टाम्प ऑनलाइन निकाले जाते हैं। मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के उस बेसिक पे उस पे पहले पंजीयन होता है, और पंजीयन होने के बाद फिर मोबाइल पे ओटीपी आते हैं और ये डिजिटल साइन होते हैं। उसके बाद ये स्टाम्प निकाला जाता है। एक बड़ा मजबूत एविडेंस वो रहता है। तो ये सब अदालत के कामकाज के लिए प्रयुक्त स्टाम्प, ये सभी इम्प्रेस स्टाम्प के उदाहरणों में से हैं। और विशेष बात यह है कि इम्प्रेस स्टाम्प केवल सरकारी कोषागार, ट्रेजरी या लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही खरीदे जा सकते हैं। इनका प्रयोग आमतौर पर सेल डीड, मॉर्गेज डीड, लीज, पार्टनरशिप डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि महत्वपूर्ण दस्तावेजों में किया जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई व्यक्ति 50 लाख की जमीन खरीद रहा है तो सेल डीड के लिए 3 लाख का स्टाम्प शुल्क लग सकता है। ये एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। और ये जो इम्प्रेस्ड स्टाम्प है इनका भुगतान, जैसे संपदा 2.0 पोर्टल पर आपने रजिस्ट्री करवाई, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत ही रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। जब आप गवर्नमेंट पोर्टल पर इसकी रजिस्ट्री आप करवाएंगे तो जो आपकी स्टाम्प ड्यूटी है वो ऑनलाइन भुगतान हो जाएगी, पंजीयन शुल्क भी ऑनलाइन भुगतान हो जाएगा। जब पूरी रजिस्ट्री कंप्लीट होकर आपको मिलेगी, आपके व्हाट्सएप पे वो एक मैसेज के जरिए आपको भेजी जाएगी। तो उसमें सभी आपकी जो स्टाम्प ड्यूटियां दी गई हैं वो उस पर लिखी हुई आएंगी, प्रिंटेड आएंगी, छपी हुई आएंगी। सभी विवरण उसमें आएगा, जो दस्तावेज आपने लगाए वो, विक्रेता क्रेता के नाम, संपत्ति का विवरण, मतलब जिस प्रकार से रजिस्ट्री कंप्लीट होकर निकलती है वो आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे तुरंत रजिस्ट्रार कार्यालय के द्वारा गवर्नमेंट की ओर से भेज दी जाएगी। तो ये उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी है वो वर्तमान में इस तरीके से अदा होगी। यह शुल्क ई स्टाम्प या स्टाम्प पेपर खरीद कर दिया जाता है। तो ये आपने जो शुल्क जमा किया ऑनलाइन, तो उसकी एवज में आपने उन स्टाम्प को खरीदा, गवर्नमेंट की ड्यूटी अदा की, वो आपको प्रिंटेड के रूप में आपको वहां पर प्राप्त होंगे।
अन्य स्टाम्प में सर हम देख लेते हैं, जैसे कि डाक टिकट और रेवेन्यू टिकट। इनका प्रयोग केवल डाक सेवाओं के लिए होता है, सामान्य दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी के लिए मान्य नहीं है। उदाहरण, पत्र या पार्सल भेजते समय लगाए जाने वाला 5 रुपए का डाक टिकट, इसको एडिसिव टिकट भी कहते हैं सर। एडिसिव टिकट मतलब गोंद से चिपकाने वाला। नोटराइल जो टिकट होता है वो भी एडिसिव टिकट ही कहलाता है। जितने भी नोटरी वकील साहब जब नोटरी करते हैं तो उनको गवर्नमेंट की ओर से नोटराइल टिकट दिया जाता है। जिस प्रकार से स्टाम्प विक्रेता या सर्विस प्रोवाइडर को लाइसेंस दिया जाता है तो वो उस स्टाम्प को बेच सकते हैं और वो स्टाम्प उनके अलावा किसी और के पास नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जो नोटरी वकील साहब नियुक्त किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से या स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, तो उन्हें स्पेशल नोटराइल टिकट दिया जाता है। उस टिकट को उस पे लगाना अनिवार्य है। जैसे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में शपथ पत्र पे 50 रुपए, एग्रीमेंट पे 50 रुपए का नोटराइज एडिसिव टिकट लगाना आवश्यक है। यदि आप ये नहीं करेंगे, ये पूरा टिकट नहीं लगाएंगे, तो वो गवर्नमेंट के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उन टिकटों को लगाने के बाद धारा 12 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत आपको उसको कैंसिल भी करना होगा। इसका मतलब क्या है सर, कि आपको जो गोल्ड सील होती है वो आधी टिकट पर और आधी नीचे लगाना है प्रत्येक टिकट पर, तो ये माना जाएगा कि वो रद्दीकरण आपके द्वारा किया गया है, वरना वो नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 62 के तहत वो आपके ऊपर जुर्माना 100 रुपए या उससे ज्यादा का भी हो सकता है, जो अध्याय 7 में दिया गया है भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की। अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं सर रेवेन्यू टिकट। छोटे मूल्य के लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है। 5,000 से अधिक की राशि की रसीद पर रेवेन्यू स्टाम्प अनिवार्य है। उदाहरण के रूप में किसी ठेकेदार ने 50,000 की पेमेंट की रसीद दी, उस रसीद पर 1 रुपए का रेवेन्यू स्टाम्प लगाना आवश्यक है। न्यायालय शुल्क टिकट सर, जो मैंने अभी आपको बताए थे, ये वाले टिकट जो हैं, यदि कोई व्यक्ति सिविल कोर्ट में 1 लाख का दावा करता है, वसूली का दावा लगाता है, तो उसे उस राशि के अनुसार कोर्ट फीस टिकट लगाना होगा। तो यहाँ सर थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गया एडिसिव टिकट, मतलब गोंद से चिपकाने वाली टिकट। अब इसी प्रकार से जो 1 लाख का आपने जो दावा लगाया है, तो उसमें जो शेड्यूल दिया गया, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, 3 अनुसूचियां दी गई हैं उसमें भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की। उसमें अनुसूची 2 में तो नियत फीसें बताई गई हैं और अनुसूची 3 में मूल्यांकन का प्रारूप दिया गया है। तो वो जो फीस जो बताई गई है, जैसे कि 12% या 13% जो नियमानुसार बताई गई है, तो वो ड्यूटी आपको जमा करनी होगी। वो ड्यूटी भी आप ऑनलाइन, उसके जो कोड रहते हैं गवर्नमेंट के शुल्क जमा कराने के, उसके जरिए आप ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। वहां से आपको एक A4 साइज पे उसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद मिलेगी, आप उसके साथ लगा दें। तलबाना शुल्क, पहले हम तलबाना टिकट हर तलबाने पे टिकट लगाया करते थे चिपका कर, एडिसिव टिकट जैसे, तो वो प्रोसेस भी अब बंद कर दी गई है और वो 100 रुपए भी ऑनलाइन एक ही बार जमा होते हैं जब आप दावा पेश करते हैं। उसके बाद आपको बार बार संपूर्ण दावे में टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये प्रोसेस लगभग सभी जगह ऑनलाइन कर दी गई है। तो इस प्रकार से जो कोर्ट फीस उसमें अदा की जाएगी वो एडिसिव के रूप में नहीं होगी, वो ऑनलाइन आप जमा करा देंगे तो वो कोर्ट फीस आपकी वहां पर अदालत में जमा हुई मानी जाएगी। संक्षेप में स्टाम्प दो प्रकार के होते हैं, संजक और असंजक। संजक मतलब एडिसिव और असंजक मतलब इम्प्रेस्ड, जिसको हम स्टाम्प कहते हैं। एडिसिव छोटे टिकट के रूप में चिपकाए जाते हैं, जबकि इम्प्रेस्ड सीधे स्टाम्प पेपर या ई स्टाम्प के रूप में होते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू टिकट और न्यायालय शुल्क टिकट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी प्रकार से जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 है सर, इसमें कुल 1 लगायत 78 धाराएं हैं लगभग, और इसमें कुल 3 अनुसूचियां दी गई हैं, जिसमें अनुसूची 2 में नियत फीसें हैं, फिक्स्ड फीसें कर दी गई हैं, वो आपको देना ही है। और अनुसूची 3 में मूल्यानुसार उसका प्रारूप दिया गया है। और इसी प्रकार से न्यायालय फीस अधिनियम 1870 लागू होता है। जो कोर्ट में हम दावे मुकदमे पेश करते हैं तो उसमें किस प्रकार से कोर्ट फीस लगेगी, उसके लिए न्यायालय फीस अधिनियम 1870 लागू होता है। वाद मूल्यांकन अधिनियम 1887 लागू होता है वाद के मूल्यांकन के लिए। और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के तहत डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में करवाने के प्रावधान इसमें बताए गए हैं। नियम सर जो लागू किया गया है, इसका उद्देश्य यह है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखे जाएं, जैसे कि एग्रीमेंट, शपथ पत्र, पावर ऑफ अटॉर्नी, तो उसमें जो लिखत पे जो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी वो विधि अनुसार सही स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाए। इसका यही उद्देश्य बनाने का कि यदि आपके द्वारा कम स्टाम्प ड्यूटी पर कोई लिखत लिख ली गई है
तो वो कोर्ट में एविडेंस में ग्राह्य नहीं मानी जाएगी। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 में ही बताया गया है कि जो लिखतें कम स्टाम्प ड्यूटी पर लिखी गई हैं वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं मानी जाएंगी। लेकिन यदि उसकी जो पेनल्टी के साथ उसकी बकाया जो ड्यूटी है वो जमा करा दी जाती है तब वो साक्ष्य में ग्राह्य मान ली जाएगी। अब इसमें सर हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में एडिसिव टिकट को परिभाषित किया गया है और एडिसिव का हिंदी मतलब होता है चिपकाने वाला या संग्राहक या गोंद वाला। ये बिल्कुल शुद्ध देशी भाषा में मैं सर मैं आपको बता रहा हूँ कि संग्राहक या गोंद वाला है, मतलब चिपकाने वाला जिसके पीछे गोंद लगा होता है। एडिसिव स्टाम्प वह स्टाम्प जो कागज पर चिपकाया जाता है, इसे आम बोलचाल में चिपकाने वाला स्टाम्प या गोंद वाला स्टाम्प भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप किसी एग्रीमेंट या शपथ पत्र पर स्टाम्प शुल्क भरते हैं, अगर वह एडिसिव है तो इसे कागज पर गोंद गोंद या चिपका कर लगाया जाता है। किसी दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क भरते हैं, अगर वो एडिसिव स्टाम्प है तो इसे कागज पर गोंद से चिपका कर लगाया जाता है। और इसके विपरीत ई स्टाम्प ऑनलाइन खरीदा और प्रिंट किया जाता है, इसे चिपकाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें सर एडिसिव इजिकल टू चिपकाने वाला स्टाम्प इसकी डेफिनेशन में आता है। अब हम धारा 11 सर जो है भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की बड़ी महत्वपूर्ण धारा है जिसमें यूज ऑफ एडिसिव टिकट के बारे में बताया गया है कि 5 जगहें बताई गई जहां इसका यूज किया जा सकता है। वो कौन कौन सी जगहें सर? नंबर 1 है जिन दस्तावेजों पर बहुत छोटी 10 नए पैसे तक ड्यूटी हो उन पर इसको चिपकाया जाता है। दूसरा है विदेश से बने बिल ऑफ एक्सचेंज और प्राइमरी नोट पर। नंबर तीसरा हाई कोर्ट में एडवोकेट वकील अटॉर्नी के नाम की एंट्री, उस पर भी इसको चिपकाया जाता है। चौथा है नोटरी द्वारा किए गए कार्य और पांचवा कंपनी के शेयरों का इंडोर्समेंट द्वारा ट्रांसफर। ये 5 जगहें हैं और उसमें चौथे नंबर पे स्पेशली तौर पे नोटरी द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि नोटरी वकील साहब को जो नोटराइल टिकट दिया जाता है, जो डॉक्यूमेंट्स पे वो नोटरी करते समय लगाते हैं, वो अलग उनके द्वारा लगाया जाता है और जो लिखित कितने रुपए के स्टाम्प पर की जाएगी वो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में दिए गए प्रावधानों के तहत उतनी स्टाम्प ड्यूटी लगाना उनका आवश्यक है। नोटराइल टिकट अलग से लगाया जाएगा। तो नोटरी वकील साहब के द्वारा जो टिकट चिपकाया जाता है वो भी एडिसिव नोटराइल टिकट कहलाता है। और नोटरी वकील साहब को भी भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 12 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा, क्योंकि धारा 12 में सर बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है जो प्रत्येक एडिसिव टिकट पर लागू होती है। और चूंकि नोटरी वकील साहब के द्वारा भी एडिसिव टिकट ही लगाया जाता है, इसलिए धारा भी उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। और इसमें जो प्रावधान बताए गए हैं उन प्रावधानों पर मैं आपका एक बार ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसमें ये बताया गया है धारा 12 में सर कि चिपकने वाले स्टाम्प का रद्दकरण। जो कोई शुल्क से प्रभार किसी ऐसी लिखित पर जो किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए कोई चिपकाने वाला स्टाम्प लगाता है, वह ऐसा स्टाम्प लगाते हुए उसे काट देगा जिससे वह पुनः उपयोग में न लाया जा सके। या तो आप काट दें सर उसको। दूसरी स्थिति है जो कोई किसी कागज पर जिस पर चिपकने वाला स्टाम्प लगा है कोई लिखित निष्पादित करता है, वह निष्पादन के समय यदि ऐसा स्टाम्प उपयुक्त रीति से पहले ही काट ना दिया गया हो उसे काट देगा जिससे वह पुनः उपयोग में न लाया जा सके। महत्वपूर्ण इसका इंटेंशन ये है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू का नुकसान ना हो, दोबारा उसका यूज ना किया जा सके। यदि दोबारा आवश्यकता पड़ती है तो आप नया टिकट आप खरीदें और उसको उस पर चस्पा करें। तीसरा है सर इसमें दूसरी उपधारा इसी में किसी भी ऐसी लिखित की जिस पर चिपकने वाला स्टाम्प लगा हुआ है और जो ऐसे काटा नहीं गया है पुनः उपयोग में न लाया जा सके जहां तक स्टाम्प का संबंध है, यह समझा जाएगा कि वह स्टाम्पित नहीं है। और तीसरा इसमें वह व्यक्ति जिसे उपधारा 1 के अधीन चिपकने वाले स्टाम्प को काटना अपेक्षित है, वह उस पर या उसके आर पार अपना नाम या अध हस्ताक्षर, या तो नाम लिख देगा कि आधा नाम टिकट पे आधा नाम नीचे आएगा, या अध हस्ताक्षर आधे हस्ताक्षर टिकट पर आधे हस्ताक्षर नीचे आएंगे, या अपने फर्म का नाम या अधाक्षर लिखने की सही तारीख लिखकर या किसी और प्रभावी तरीके से इसे काट सकेगा। जैसे कि नोटरी वकील साहब के द्वारा गोल सील लगाई जाती है उस पर, उससे भी उसको काटा जा सकता है। और जो एडिसिव स्टाम्प है चिपकने वाले स्टाम्प में, उसमें एक महत्वपूर्ण साइटेशन भी मैं बता दूं कि इस्माइल खान विरुद्ध राम प्रकाश वर्मा 2000 भाग 2 मध्य प्रदेश लॉ जनरल 104, वचन पत्र पर कोई भी चिपकने वाला स्टाम्प नहीं चिपकाया जा सकता, इसके लिए केवल रेवेन्यू उत्कीर्ण युक्त चिपकने वाला स्टाम्प ही उपयोग में लाया जाना चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन है सर धारा 12 की, और इसी के साथ ही सर धारा 62 भी बड़ी महत्वपूर्ण है
जो इसी से संबंधित है, क्योंकि यदि आपने धारा 12 के प्रावधानों का पालन नहीं किया तो आपको धारा 63 में चिपकने वाले स्टाम्प को काटने में त्रुटि के लिए शास्ति, यदि आपने त्रुटि कर दी, आपने एडीसी टिकट लगा दिया और उसको आपने काटा नहीं धारा 12 के बताए गए प्रावधान के अनुसार, तो उसमें शास्ति का भी प्रावधान है। वो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 63 में दिया गया और ये अध्याय 7 में है और इसमें दांडिक अपराध और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। धारा 62 में ऐसी लिखित के जो सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है, निष्पादन आदि के लिए शास्ति बताया गया। और 63 हमारे इस टॉपिक से संबंधित है, जो खासतौर से नोटरी वकील साहब के लिए भी और एक आम व्यक्ति के लिए भी समझना और सुनना जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति जिससे अपेक्षित है कि वह धारा 12 के अधीन किसी चिपकने वाले स्टाम्प को काट दे, मतलब हर व्यक्ति जो एडिसिव टिकट चिपकाता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि उसको काट दिया जाए ताकि वो दोबारा यूज ना हो, वह उस धारा विहित की गई रीति से ऐसे स्टाम्प को काटने में त्रुटि करेगा और जुर्माने से जो 100 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। ये सर बुक के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है उसमें बताया गया है। और हम चूंकि धारा 11 पे चर्चा कर रहे हैं, बीच में मैंने आपको धारा 12 और धारा 62 के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। ये सब हमारे इम्प्रेस्ड स्टाम्प के टाइटल से ही संबंधित हैं। और इसमें आपको एक जानकारी और मैं बता दूं कि सर ये जो धारा 11 यूज ऑफ एडिसिव टिकट जो बताया गया है, इसमें बुक में भी जो परिभाषा दी गई है कि एडिसिव टिकट का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, उस पर भी मैं सर आपका एक प्रकाश डालना चाहता हूँ, ध्यान दिला देता हूँ सर मैं आपको। पढ़ के बताइए सर अभी एडिसिव यूज ऑफ एडिसिव टिकट की, उसमें आपने परिभाषा को गौर से सुना होगा, उसमें कहीं भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए गए जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपको। एफिडेविट, एग्रीमेंट, सेल डीड, लीज डीड, ये दस्तावेज इसमें शामिल नहीं है। मतलब इन डॉक्यूमेंट्स को जब आप बनाएंगे तो उसको आप एडिसिव टिकट से नहीं बना सकते। आपको या तो पूरा ई स्टाम्प लेना पड़ेगा या पूरा आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो ऑफलाइन दिए जाते हैं पूरे आप वही लें। या अब कई बार ये भी प्रश्न होता है कि सर हम ई स्टाम्प प्लस एडिसिव कर लें, तो मैंने इस पे भी स्पेशल वीडियो बनाया है। मैं इस वीडियो में भी आपको क्लियर कर दूं कि ई स्टाम्प गवर्नमेंट के द्वारा जो पोर्टल डिजाइन ही इस प्रकार से किया गया है कि वहाँ हर हर लिखा पढ़ी की निश्चित शुल्क पहले ही तय कर दी गई है। वो डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि यदि आप एग्रीमेंट के लिए मांगेंगे तो 500 रुपए का ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको 400 का या 450 का दे देंगे। जब 500 का पूरा ही आपको गवर्नमेंट की ओर से दिया जाएगा तो आपको एडिसिव टिकट चिपकाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो आपके सवाल का क्लियर जवाब हो चुका है। इसी प्रकार से आप सोचते हैं कि हम स्टाम्प के साथ क्या वो ऑफलाइन स्टाम्प जो छपे हुए गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं वो लगा सकते हैं, तो वहां भी सर मैं आपको यही जवाब दूंगा कि जो संपदा 2.0 पोर्टल जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टाम्प ऑनलाइन देने की जो पोर्टल डिजाइन किया गया है वो खास तौर से ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो जिस लिखा पढ़ी के लिए आप वहां से स्टाम्प लेंगे तो वो उतने ही शुल्क का कंप्लीट स्टाम्प निकाल के देगा। जैसे आपने एफिडेविट का कहा तो 50 रुपए का ही निकलेगा, वहां से 25 रुपए का नहीं निकलेगा। यदि ऐसा होता, ऐसा है नहीं लेकिन सपोज करो कि ऐसा होता कि 25 रुपए का दे रहे हैं तो फिर आप 25 रुपए की टिकट लगा सकते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था कर दी है, मुकम्मल और कंप्लीट पोर्टल बना दिया है, तो जब ऐसी स्थिति में ई स्टाम्प के साथ आप ना तो ऑफलाइन स्टाम्प लगा सकते हैं, ना ही एडिसिव टिकट लगा सकते हैं आप, और ना ही ई स्टाम्प प्लस ऑफलाइन स्टाम्प आप लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से आपको पूरा मुकम्मल स्टाम्प दिया जाएगा। कई बार ये भी प्रश्न उत्पन्न होता है कि एडिसिव स्टाम्प प्लस स्टाम्प नॉन जुडिशियल स्टाम्प ऑफलाइन जो होता है, तो उसमें सर कई राज्यों में हो सकता है उसकी अनुमति हो, क्योंकि उसमें ऐसी स्थिति बन जाती है क्योंकि वो गवर्नमेंट पोर्टल से ऑनलाइन तो निकाले नहीं जाते हैं, स्टाम्प वेंडर के द्वारा आपको विक्रय किए जाते हैं। तो उसमें ऐसा हो जाता है कई बार कि जैसे 500 रुपए का स्टाम्प आपने लिया, अब उनके पास 400 रुपए का स्टाम्प अवेलेबल है, ये 450 के अवेलेबल है, तो आपको 450 का स्टाम्प वो दे देंगे। अब बाकी के 50 की खानापूर्ति आप संभव है टिकट लगा के आप कर दें, तो ये राज्य के जो नियम है उसके हिसाब से सर इसको देखा जाएगा कि उस राज्य में इसकी अनुमति है या नहीं। वैसे भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 11 में स्पष्ट बताई गई है 5 जगहें जो मैंने आपको पढ़ के बताई है कि वहां वहां एडिसिव टिकट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें ये पूरा उपयोग के बारे में इसमें बताया गया है कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। इम्प्रेस स्टाम्प में बता दिया सर मैंने आपको भारत में एडिसिव स्टाम्प टिकट के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि एक तो रेवेन्यू टिकट होता है, दूसरा डाक टिकट, तीसरा नोटरी टिकट, चौथा कोर्ट या जुडिशियल टिकट जो मैंने आपको अभी बताया था,
5वां रजिस्टर्ड टिकट, 6ठा स्पेशल एडिसिव टिकट और 7वां ब्रोकर या हुंडी, 8वां पोस्टल, टेलीकॉम या अन्य विशेष टिकट होते हैं। इस प्रकार से कुल 8 टिकट सर मैंने इसी बुक के अंदर लिखे हैं, उनकी पूरी डिटेल भी लिखी है और इन पे लागू होने वाले कानून भी मेरे द्वारा इसमें लिखे गए हैं कि किस किस उस पे कौन कौन से कानून लागू होंगे। आज के वीडियो में सर इम्प्रेस्ड स्टाम्प का क्या मतलब होता है, इसकी मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने आपको दे दी है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 2 की उपधारा 13 में इसको परिभाषित किया गया है। इसको असंजक स्टाम्प, छापित स्टाम्प भी कहते हैं और सामान्य व्यवहारिक भाषा में यदि आप इसको समझें तो जो गवर्नमेंट पोर्टल से ऑनलाइन ई स्टाम्प प्रिंट करके निकाला जाता है वो भी इम्प्रेस्ड स्टाम्प के अंतर्गत आता है। और ऑनलाइन स्टाम्प से पहले जो ऑफलाइन स्टाम्प चलते थे, जो स्टाम्प विक्रेता के द्वारा रजिस्टर में नाम पत्र लिख के आपको दिए जाते थे, वो प्रिंट होके जो आते थे गवर्नमेंट की ओर से, वो भी इम्प्रेस्ड स्टाम्प ही कहलाते हैं। एडिसिव टिकट एक अलग चीज हो जाती है, इम्प्रेस्ड स्टाम्प, असंजक स्टाम्प एक अलग अलग हो जाता है। दोनों में बहुत काफी डिफरेंस है, हम इसको एक जैसे नहीं कह सकते। और एडिसिव टिकट के अंतर्गत तकरीबन 9 एडिसिव टिकट या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, आती हैं, जो मैंने अभी आपको बताई हैं। और उसके बाद सर फिर हमारा अध्याय चालू होता है ई बुक में, या अध्याय 1 आ गया इसमें। और एडिसिव टिकट क्या है, उसी की परिभाषा है, सभी कुछ इसमें मेरे द्वारा लिखा गया है। और इन स्टाम्प एक्ट के बारे में भी जो मैंने आपको अभी वीडियो के प्रारंभ में जानकारी दी वही इसमें लिखी है। अध्याय 2 में स्टाम्प की कानूनी परिभाषा, ये सभी कुछ सर इस ई बुक के अंदर लिखा गया है। और ये तकरीबन ई बुक में काफी कुछ जानकारी मेरे द्वारा लिखी गई है। एक मैं साइटेशन आपको बता दूं सर, इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की साइटेशन है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम मेसर्स दिलीप कंस्ट्रक्शन कंपनी, 18 फरवरी 1969 की। के सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 764/1967 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 30 अगस्त 1968 के विरुद्ध विशेष अनुमति के द्वारा यह अपील पेश की गई थी। और इसमें जो मुख्य मुद्दा है सर मैं आपको बता देता हूं कि उचित स्टाम्प से स्टाम्पित करने का इसमें विवाद था कि अपीलार्थी ने भारतीय मध्यस्थता अधिनियम 1940 की धारा 30 और 33 के तहत वार्ड को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया, अवैध और गैर कानूनी तथा रद्द किए जाने योग्य। इसके बाद प्रतिवादियों ने जिला न्यायालय में आवेदन किया कि पंचाट को जब्त कर लिया जाए। क्यों जब्त कर लिया जाए सर? क्योंकि स्टाम्प शुल्क व जुर्माना लगाकर उसे वैध ठहराया जाए। 29 सितंबर 1967 का आदेश द्वारा जिला न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि पंचाट को जब्त कर लिया जाए। उसके बाद उन्होंने प्रतिवादियों से पंचाट पर उचित स्टाम्प शुल्क और जुर्माना अदा करने को कहा और निर्देश दिया कि दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रति कलेक्टर दुर्ग को एक लिखित प्रमाण पत्र के साथ भेजी जाए जिसमें शुल्क और जुर्माने की राशि की प्राप्ति का उल्लेख हो। इस आदेश के विरुद्ध मतलब उसको उचित रूप से स्टाम्पित करने के जो निर्देश दिए गए थे, उस आदेश के विरुद्ध जो है कि अपीलकर्ता ने अपने पुनरीक्षण का अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और अपीलकर्ता विशेष अनुमति के साथ इस न्यायालय में अपील कर रहा है। मतलब जो उन्होंने आदेश किया था कि इसको उचित रूप से स्टाम्पित करवाया जाए, उसी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी माना था, उनकी अपील ने रद्द कर दी थी। इसके बाद ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में गए, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो इसमें बताया गया है, बड़े सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है सर। कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान भी हमें इसकी कई बार आवश्यकता महसूस होती है कि विद्वान न्यायाधीश का ध्यान स्पष्टता अधिनियम की धारा 42(2) की ओर आकर्षित नहीं किया गया, जो स्पष्ट रूप से किसी दस्तावेज को जब पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उसके संबंध में उचित शुल्क और दंड लगाया गया है, इस प्रकार कार्य करने योग्य बनाता है मानो उस पर विधिवत मोहर लगाई गई हो। अपील असफल हो जाती है और उसे लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। मतलब उन्होंने जो अपील की वो भी निरस्त हो गई। जो फर्स्ट कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि उसको उचित रूप से स्टाम्पित करवाया जाए, उसी को वैध माना गया। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की सर धारा जो 35 है वो इस टॉपिक से जुड़ी हुई बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। मैं उस पर आपको एक बार प्रकाश दिला दूं कि धारा 35 भारतीय स्टाम्प अधिनियम की कि सम्यक रूप से स्टाम्पित न की गई लिखतें साक्ष्य आदि में अग्राह्य हैं। ये इसमें स्पष्ट बताया गया है। इंस्ट्रूमेंट्स नॉट ड्यूल्ड स्टाम्प्ड इनएडमिसेबल इन एविडेंस ईटीसी। लेकिन न्यायालय को भी ये अधिकार है और यदि व्यक्ति खुद भी उसमें निवेदन कर सकता है आवेदन लगा के धारा 35 के तहत, यदि उसमें किसी प्रकार की आपत्ति आती है। और धारा 36 में सर ये भी बताया गया है कि एक बार यदि साक्ष्य में ग्राह्य कर लिया गया है तो उसे बाद में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। इसी में धारा 36 में बताया गया है, ये भी बड़ी जबरदस्त धारा है कि लिखित का ग्रहण कहाँ प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये
जहां कोई लिखित साक्ष्य में गृहीत की गई है वह धारा 61 में यथा उपबंधित के सिवाय ऐसा ग्रहण इस आधार पर कि लिखित सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं की गई है उसी वाद या प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये बड़ी गौर करने वाली बात है। यदि आपको आपत्ति लेना है तो आपको प्राइमरी स्टेज पर ही सर आपत्ति लेना होगी। कई बार ऐसा होता है कि आप आपत्ति नहीं लेते और वो न्यायालय के द्वारा यदि स्वीकार कर लिया गया तो फिर आप उसको बाद में चैलेंज भी नहीं कर सकते। धारा 36 का उसको लाभ मिलेगा। इसमें आगे एक न्याय दृष्टांत भी बताया गया है। ये भी सर कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान दौरान बड़ी महत्वपूर्ण सीखने योग्य धारा है। धारा 36 इसका भी उपयोग किया जाता है कि जबकि दस्तावेज सम्यक रूप से प्रदर्शित किए गए, मतलब साक्ष्य के दौरान उन पे एग्जिबिट डाल दिया गया, मतलब साक्ष्य में ग्राह्य कर लिए गए, कोई भी आक्षेप लाए जाने योग्य नहीं है। बाद में नेमी चंद्र विरुद्ध रामबाबू 1955 भाग 2 मध्य प्रदेश वीकली नोट 211 में बताया गया है। इसी प्रकार से शुल्क एवं शास्ति के भुगतान के पश्चात विलेख साक्ष्य में ग्रहण किया गया उस वाद के किसी भी प्रकरण में आपत्ति नहीं की जा सकती। धारा 36 का लाभ मिलेगा। कैलाश नारायण विरुद्ध महावीर प्रसाद 1987 भाग 2 मध्य प्रदेश वीकली नोट 108 में यह बताया गया है। इसी प्रकार से शुल्क व शास्ति का प्रश्न उस समय विचारणीय है जब लेख किसी साक्षी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। नन्नू सिंह विरुद्ध मान सिंह 1986 भाग 2 मध्य प्रदेश वीकली नोट 25 में बताया गया है। मतलब साक्ष्य के समक्ष, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब साक्षी विटनेस बॉक्स में माननीय जज साहब के समक्ष गवाह देने के लिए खड़ा होता है। उदाहरण के तौर पे आप लेने की, यदि वादी ने कोई दावा लगाया और दावे के लिए जब वो अदालत में मुख्य परीक्षण के लिए जब वादी को खड़ा करता है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें वादी से पूछा जाता है कि भाई ये दस्तावेज आपने पेश किए हैं, वो स्वीकार करता है, बताता है, तो उस पर फिर एग्जिबिट डाला जाता है, प्रदर्श P1 आब्लिक PW1 और उसके नीचे दिनांक लिखी जाती है। तो उसी समय आपत्ति की जाती है यदि किसी स्टाम्प पे कम स्टाम्प ड्यूटी लगी है। यदि उस समय आपने आपत्ति नहीं ली और एक बार न्यायालय ने उसको स्वीकार कर लिया तो फिर बाद में आप उस पर आपत्ति नहीं ले सकते। ये जो धारा 36 का प्रावधान है वो इसमें स्पष्ट बताया गया है। एक बार और मैं बता दूं कि जहां की कोई लिखित साक्ष्य में गृहीत की गई है, मतलब हो गई गृहीत न्यायालय के द्वारा, वहां धारा 61 में यथा उपबंधित के सिवाय ऐसा ग्रहण इस आधार पर कि लिखित सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं की गई है उसी वाद या प्रक्रिया के किसी भी प्रकरण में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है और ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का साइटेशन भी सर इसी से संबंधित है, जिसकी जानकारी मैंने आपको अभी दी है। इसकी मैंने व्याख्या भी सर, सरल व्याख्या भी इसमें की है जो मैंने इसी बुक के अंदर प्रिंट की है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और सर्वोच्च न्यायालय का वो एक और फैसला है सर, विजय बनाम भारत संघ 29 नवंबर 2023 का है और ये सेकेंडरी एविडेंस के ऊपर और धारा 35 के ऊपर है सर। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के बारे में भी इसमें बताया गया है। प्रारंभ में उक्त आवेदन को चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश ने दिनांक 17/7/2001 के आदेश के द्वारा स्वीकार कर लिया था। कौन से आवेदन को स्वीकार कर लिया था वो भी मैं बता देता हूँ। वादी और प्रतिवादी ने 4 फरवरी 1998 को एक विक्रय समझौता किया। उसके अनुसार प्रतिवादी ने वादी को कथित रूप से कब्जा दे दिया। जब प्रतिवादी ने ऐसे किसी समझौते के अस्तित्व से इनकार किया तो वादी ने अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए एक वाद दायर किया। उक्त वाद में वादी ने विक्रय समझौते की एक प्रति अन्य दस्तावेजों के साथ द्योतिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, तो उसको स्वीकार कर लिया गया था प्रारंभ में, लेकिन बाद में उस पर समीक्षा की गई, आपत्ति की गई तो उसको वापस अस्वीकार कर लिया गया था। इस तात्कालिक विवाद में उठाए गए मुद्दे और जो उसके बाद उसमें सर फिर जो अपील की गई थी तो अपील स्वीकार कर ली गई थी और अपर जिला न्यायाधीश द्वारा सिविल वाद संख्या का जो आदेश था सर, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था, चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश 17/7/2001 का आदेश बहाल किया गया था। मतलब जो धारा 35 है सर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, उसके बारे में भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए हैं कि इसमें जो बताया गया है कि दूसरे मुद्दे पर उत्तर सकारात्मक है। यदि अन्य कानूनी आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो दस्तावेज की एक प्रति द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। धारा 35 के तहत रोक लगाने के लिए संबंधित अवधि में स्टाम्प लगाना आवश्यक नहीं था। ये धारा 43 में बताया गया प्रथम मुद्दे का उत्तर नकारात्मक है क्योंकि विचाराधीन दस्तावेज पर स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के तहत रोक लगाने के लिए संबंधित अवधि में स्टाम्प लगाना आवश्यक नहीं था। और अंत में सर जो बताया गया इसमें कि उसी बात की पुष्टि की गई थी कि वादी ने विक्रय समझौते की एक प्रति दस्तावेज के द्योतिक साक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, तो द्योतिक साक्ष्य के रूप में उसको स्वीकार कर लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी उसी बात की पुष्टि की गई थी
और धारा 35 में सर जो प्रावधान दिए गए हैं वो मैंने आपको बुक के अंदर से भी अभी पढ़ के बता दिए हैं। और मेरा खुद का भी एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैंने मेरे खुद के केस का भी काफ़ी मेरे वीडियो में बताया है। मैं आपको इस वीडियो में भी उसकी शॉर्ट में जानकारी दे देता हूँ कि मेरे एक क्लाइंट के द्वारा गांव में बैठकर इम्प्रेस्ड स्टाम्प पर लिखा पढ़ी की गई। इम्प्रेस्ड स्टाम्प मतलब जो पहले के समय ऑफलाइन स्टाम्प निकाले जाते थे, हाथ से लिखा पढ़ी की गई, 2 गवाह कर लिए गए। उचित रूप से उस स्टाम्प पे भी नहीं था, 3,17,000 के तकरीबन उस पर लिखा पढ़ी की गई थी। पड़ोसी काश्तकार था, पैसे की जरूरत थी, उन्होंने मदद की भावना से उनको दे दिए थे। अब नियत तारीख पर उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। वो जो सज्जन थे मेरे पास आए, मेरे द्वारा नोटिस भी दिया गया, अदालत में उसी के ऊपर दावा भी पेश कर दिया गया। जब गवाह के स्टेज पर मामला आया, दावा दर्ज भी हो गया, नोटिस भी जारी हो गया, वाद विषय भी बन गए। एविडेंस के स्टेज पे प्रतिवादी अधिवक्ता ने आपत्ति की कि सर ये स्टाम्प उचित रूप से स्टाम्पित नहीं है, इसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाए, इनका दावा निरस्त किया जाए। तब मेरे द्वारा धारा 35 स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि सर हमें अनुमति दी जाए कि हम इसको कलेक्टर ऑफ स्टाम्प से स्टाम्पित करवाकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें। न्यायालय के द्वारा उस आवेदन को स्वीकार किया गया। मेरे द्वारा उस आदेश की प्रमाणित कॉपी और मूल दस्तावेज लेकर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प मेरे पक्षकार को भेजा गया। वहां से उन्होंने उचित जांच करने के बाद उसकी पेनल्टी और रसीद लगाकर हमें दी गई। उसके बाद फिर इसको दोबारा कोर्टों में पेश किया गया, जिसको गवाह में स्वीकार किया गया और उसके आधार पर मेरा पक्षकार केस जीत भी गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ दस्तावेज को उचित पेनल्टी ड्यूटी से कराने के बाद आप केस जीत ही जाएं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि न्यायालय का फैसला गुण और दोषों के आधार पर होगा। वो तो आपने एक स्टेज पार की है। यदि आप उसको कलेक्टर ऑफ स्टाम्प से वैलिड करवा कर नहीं लाते तो आप केस हार ही जाते, क्योंकि आपका मूल दस्तावेज यदि एविडेंस में नहीं माना जाएगा तो जीतने का तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। लेकिन यदि आपने उसको उचित रूप से स्टाम्पित करवा लिया, उसकी ड्यूटी पेनल्टी आपने अदा कर दी, तब ये बात बिल्कुल है कि वो साक्ष्य में ग्राह्य मान लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद न्यायाधीश महोदय जज साहब के द्वारा गुण दोषों के आधार पर फैसला दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपने स्टाम्पित करा लिया तो आप केस जीत ही गए या आप केस हार ही गए। ये बर्डन ऑफ प्रूफ का मसला है सर, कि आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आपको आपका दावा साबित करना होगा, तभी आप केस जीता हुआ माना आप केस जीत सकते हैं। इसमें व्यवहारिक मार्गदर्शन भी बताए गए हैं सर, और भी बहुत कुछ जानकारी इसमें लिखी गई है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये सभी अध्याय जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताए थे, और इसी प्रकार से इसमें राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश एवं अन्य बनाम सरदारी विद्यावती एवं अन्य 6 फरवरी 1962 का भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा, उसी के बारे में सभी इसमें जानकारी लिखी गई है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर दूसरे पक्ष अर्थात दस्तावेज के निष्पादक को भी सुनवाई का अवसर देना चाहिए। इसी पे प्रकाश डाला गया है। सारांश भी है सर इसमें, और अंत में डिस्क्लेमर भी इसमें मेरे द्वारा लिखी गई है। तो ये लास्ट में सर मैं बता दूं आपको, ये पूरी डिस्क्लेमर है। तो ये इस प्रकार से सर आज के हमारे जो वीडियो का टाइटल है इम्प्रेस्ड स्टाम्प का क्या मतलब होता है, तो इस पे मैंने सर कानून के तहत मुकम्मल जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और विधि अनुसार जो जानकारी मेरे पास मौजूद थी, जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम की किताब में लिखी हुई है, उसमें से भी सर मैंने आपको पढ़ के बताई। ई बुक के अंदर से भी मैंने आपको पढ़ के जानकारी दी है। ये ई बुक जो पीडीएफ है, इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज़ कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है, आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, तो आप इसको वहां जाकर परचेस कर सकते हैं। जैसे ही आप भुगतान करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा ई बुक डाउनलोड का। आप उसको वहां डाउनलोड कर सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन पर, कंप्यूटर, स्मार्टफोन पर आप उसको पढ़ भी सकते हैं। आवश्यकता हो तो आप इसकी फोटोकॉपी भी निकलवा सकते हैं। लेकिन आप इसको किसी भी, ये पीडीएफ है, चूंकि पीडीएफ को आप कहीं भी कोर्ट कचहरी में या थाने इधर आप पेश नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो कानून लिखे गए हैं उन कानून को आप निकाल कर, उसकी असल बुक निकाल कर वहां आप पेश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने धारा 11 भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 11, 12 और 35 बताई, वो इस बुक के अंदर है। आप इस बुक को आप पेश कर सकते हैं। लेकिन मामला ये होता है सर कि कानून एक समंदर है, और उनमें से विभिन्न कानूनों का संग्रह एक जगह मेरे द्वारा इस ई बुक में किया जाता है, ताकि आपकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सके। एक कोशिश है सर, एक प्रयास है। या आपको बुक के अंदर कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने ई बुक के अंदर सभी धाराएं लिखी हुई हैं। धारा के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी मैंने लिखे हुए हैं, और अन्य कानूनों का भी उसमें मेरे द्वारा अलग अलग उल्लेख बताया गया। नोटरी एक्ट 1952, नोटरी नियम 1956, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले,
धारा के सरल उदाहरणों के साथ व्याख्या, ये सभी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे सर, ये सिर्फ मेरे पीडीएफ के अंदर ही आपको प्राप्त होंगे। और पीडीएफ बनाने का भी मतलब यही है कि विभिन्न कानूनों का संग्रह जब एक जगह होगा तो आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा और होगी, और आपको एक राय और डिसीजन कायम करने में भी आसानी होगी। आप भटकेंगे नहीं, आपको एक ही जगह सभी चीजें प्राप्त होने से आप एक अपने अंदर राय कायम कर पाएंगे कि अब हमें किस दिशा में जाके कानूनी कार्रवाई करना है। लेकिन ये कोई दावा नहीं है सर, और ना ही कोई हार और जीत की गारंटी है। फैसला जज साहब के द्वारा गुण दोषों के आधार पर किया जाता है। आप किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहला आपके वकील साहब से जरूर रूप से कानूनी रूप से सलाह मशवरा करें, और उसके बाद ही आप आगे की कार्रवाई करें। एक बात की सर जानकारी और दे दूं मैं जाते जाते, यूट्यूब चैनल की ओर से ऑफिशियली तौर पर मुझे फ्लिपकार्ट और मंत्रा कंपनी का एफिलिएट पार्टनर बनाया गया। उसकी लिंक मुझे दी गई है उनके द्वारा, जो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नीचे लगा दी है। फ्लिपकार्ट और मंत्रा की जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके सामने प्रोडक्ट उत्पन्न हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो सर्च बॉक्स आ जाएगा, वहां पे आप आपकी जो भी सामान मंगाना चाहते हैं सर्च करके आप मंगा सकते हैं। जैसे आप अभी तक मंगा रहे थे, जैसे आप भुगतान कर रहे थे, सब कुछ वही के वही रहेगा, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदला जाएगा। पहले आप कहीं और से खरीद रहे थे, अब यदि आप इसको मेरे प्लेटफॉर्म से खरीदेंगे मेरे चैनल के जरिए तो उसका प्रॉफिट मेरे चैनल को मिलेगा। क्योंकि आप सभी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, इसलिए मेरी आप सभी से अपील है, यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप उस लिंक के जरिए आपकी खरीदारी करें। भुगतान प्रोसेस सब कुछ वही रहेगी, सिर्फ आपका प्लेटफॉर्म बदलाएगा। तो ये जानकारी मेरे द्वारा आपको इसलिए दी गई है क्योंकि यूट्यूब के द्वारा मुझे वो लिंक प्रदान कर दी गई है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।